हर साल जब बजट आता है, एक सवाल हम सबके मन में घूमता है। आखिर सरकार के पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से है और फिर ये जाता कहाँ है? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम भारतीय बजट की हर एक परत को खोल कर देखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो देखिए हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे बजट क्या है, फिर इसके संविधान और इतिहास को टटोलेंगे। उसके बाद इसकी पूरी बनावट को समझेंगे। बजट घाटे का मतलब क्या होता है ये जानेंगे, संसद में इसका क्या होता है वो देखेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये बजट होता क्या है? अच्छा, तो देखिए टेक्निकली बात करें तो यूनियन बजट को सरकार का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर आसान भाषा में इसका मतलब बस इतना है कि ये आने वाले साल के लिए सरकार की कमाई और खर्च का एक हिसाब किताब है, एक अनुमान है। और हाँ, एक मजेदार बात, ये जो बजट शब्द है ना, ये असल में फ्रेंच शब्द बुजेट से आया है। इसका मतलब होता है चमड़े का एक छोटा सा थैला, क्योंकि पुराने जमाने में वित्त मंत्री इसी थैले में अपने बजट के कागजात लेके संसद आते थे। दिलचस्प है ना? चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि बजट की जड़ें हमारे संविधान और इतिहास में कहां तक फैली हुई हैं। भारतीय बजट का इतिहास भी काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। सोचिए, भारत का सबसे पहला बजट 1860 में पेश हुआ था, जेम्स विल्सन ने किया था। फिर आजाद भारत का पहला बजट 1947 में आर.के. षणमुगम चेट्टी लेकर आए। और हाँ, एक और बड़ी मजेदार बात, 1924 से ना रेल बजट अलग से आता था, लेकिन फिर 2017 में उसे वापस आम बजट का ही हिस्सा बना दिया गया। यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, पता है, हमारे पूरे संविधान में कहीं भी बजट शब्द लिखा ही नहीं है। जी हां, कहीं नहीं। इसकी जगह आर्टिकल 112 में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, और असली ताकत आती है आर्टिकल 265 और 266 से। ये आर्टिकल सरकार के हाथ बांध देते हैं। ये कहते हैं कि सरकार ना तो अपनी मर्जी से कोई टैक्स लगा सकती है और ना ही सरकारी खजाने से एक भी रुपया बिना संसद की इजाजत के निकाल सकती है। मतलब हर चीज का हिसाब देना होगा। सही मायनों में यही आर्टिकल्स बजट की कानूनी और लोकतांत्रिक रीढ़ की हड्डी हैं। ठीक है, अब जरा बजट का एक्सरे करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर होता क्या क्या है। मोटे तौर पर बजट के दो हिस्से होते हैं, एक है रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट मतलब रोजमर्रा का हिसाब किताब, और कैपिटल बजट वो है भविष्य की प्लानिंग के लिए। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने घर का बजट। सोचिए, रेवेन्यू बजट आपकी महीने की सैलरी और घर के खर्चों जैसा है, जैसे राशन, बिल, बच्चों की फीस। और कैपिटल बजट वो है जैसे आप कोई घर खरीद रहे हैं या जमीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक से आपका घर चलता है और दूसरे से आपका भविष्य बनता है, आपकी संपत्ति बनती है। बस सरकार का भी यही हिसाब है। रेवेन्यू बजट देश चलाने के लिए है और कैपिटल बजट देश बनाने के लिए है। तो वो बड़ा सवाल, पैसा आता कहां से है? ये चार्ट देखिए, कहानी एकदम साफ है। सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स नहीं बल्कि उधार और दूसरी देनदारियों से आता है। उसके बाद नंबर आता है जीएसटी और इनकम टैक्स का। अब जरा एक मिनट रुककर सोचिए, अगर कमाई का सबसे बड़ा सोर्स ही कर्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि आगे जो भी कमाई होगी उसका एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ इस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा। ये एक ऐसा चक्र है जिस पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन तब क्या होता है जब खर्चे आमदनी से ज्यादा निकल जाएं? यहीं पे एंट्री होती है बजट घाटे की। चलिए इसे समझते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो हुआ घाटा, बस। और जब हम सरकारी घाटे की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। इसे अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यही वो नंबर है जो बताता है कि सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए कुल कितना उधार लेना पड़ेगा। ये पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत का सबसे बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। अब घाटे भी ना कई तरह के होते हैं। पहला फिस्कल डेफिसिट, जो बताता है कि कुल उधारी कितनी है। दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट। ये थोड़ी चिंता की बात है। इसका मतलब है कि सरकार की रोज की कमाई उसके रोज के खर्चों को भी पूरा नहीं कर पा रही, मतलब सैलरी और पेंशन देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। ये बताता है कि अगर हम पुराने कर्ज पर ब्याज को हटा दें तो इस साल के खर्चों के लिए कितना उधार चाहिए। ये सरकार की मौजूदा वित्तीय अनुशासन को दिखाता है। अच्छा, तो पैसा आ गया। अब सवाल है कि ये जाता कहाँ है? चार्ट पर नजर डालिए। सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है? ब्याज चुकाने में और राज्यों को उनका हिस्सा देने में।
मतलब ये कि हम जो टैक्स देते हैं उसका एक बहुत बड़ा चंक तो सिर्फ पुराने कर्जों का इंटरेस्ट भरने में ही निकल जाता है। सोचिए, इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि फिर नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कों के लिए पैसा कम पड़ जाता है। ये चार्ट असल में सरकार की प्राथमिकताओं और कह सकते हैं उसकी मजबूरियों की कहानी कहता है। बजट बनाना एक बात है, लेकिन उससे पास करवाना वो एक पूरी अलग कहानी है। चलिए संसद के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि बजट की ये यात्रा कैसी होती है। ये पूरी प्रक्रिया 6 स्टेज में होती है। सबसे पहले वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, फिर होती है आम बहस। इसके बाद मामला जाता है कमेटियों के पास, जो हर मंत्रालय के खर्च की बारीकी से जांच करती हैं। फिर आता है सबसे जरूरी स्टेज, वोटिंग। यहीं पर तय होता है कि किस मंत्रालय को कितना पैसा मिलेगा, और इसी पर सबसे ज्यादा बहस होती है। आखिर में 2 बिल पास होते हैं। एक अप्रोप्रिएशन बिल, जो सरकार को खजाने से पैसा निकालने की इजाजत देता है, और दूसरा फाइनेंस बिल, जिससे टैक्स से जुड़े सारे बदलाव लागू होते हैं। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को समेटते हैं और उन खास पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी हैं। बस 4 बातें जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। नंबर 1, संविधान में बजट नहीं, आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नंबर 2, बजट के 2 हिस्से हैं, रेवेन्यू यानी रोज का खर्चा और कैपिटल यानी भविष्य का इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, फिस्कल डेफिसिट, ये अर्थव्यवस्था की सेहत का सबसे बड़ा थर्मामीटर है। और नंबर 4, सरकारी खजाने से पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है, जो अप्रोप्रिएशन बिल से मिलती है। बस इतना ही। तो अब जब बजट की इतनी सारी बातें पता चल गई हैं, जरा सोचिए अगली बार जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे तो क्या उसे देखने का नजरिया कुछ अलग होगा।